क्लास में। इसके पहले वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में हमने बताया था और प्रैक्टिकल सिस्टम के बारे में हमने बात किया था और कंपैरिजन भी हमने बताया था कि आपको अगर इसको कंपेयर करना हो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम से तो वेपर एब्जॉर्प्शन और वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, उनके बारे में भी हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके हैं। तो उसी क्रम को हम आज आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो अब हम आगे जो नया टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसमें कोफिशिएंट ऑफ आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो कुछ टेम्परेचर टीजी के बारे में सबसे पहले यहाँ पर बात कर रहे हैं कि देखिए टीजी, ये टेम्परेचर जो टी सबस्क्रिप्ट जी से जो डिनोट किया गया है, ये टेम्परेचर एट विच हीट क्यूजी इज़ गिवन टू जनरेटर। मतलब ये अगर हीट क्यूजी जनरेटर को दी जाती है तो इतना टेम्परेचर उसका हो जाता है, ये टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर। फिर कह रहा है कि अगर हीट क्यूसी जो है वो डिस्चार्ज की जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, तो उस केस में जो टेम्परेचर हो जाता है वो टीसी हो जाता है। ये कंडेंसर से डिस्चार्ज की जाएगी, इसीलिए सी लिखा गया है। जी मतलब जनरेटर और सी मतलब कंडेंसर। फिर कह रहा है कि द टेम्परेचर एट विच हीट क्यूई इज एब्जॉर्ब इन द इवेपोरेटर। तो क्यूई हीट अगर एब्जॉर्ब करते हैं इवेपोरेटर में तो उसका जो टेम्परेचर है वो टी हो जाता है। तो कुल मिलाकर के ये देख रहे हैं आप कि टीजी, टीसी और टी ये तीन टेम्परेचर लिए गए हैं और अलग अलग हीट के साथ। कहीं पर आप देख रहे हैं यहाँ पर हीट क्या रही है, दी जा रही है, यहाँ पर हीट दी जा रही है और यहाँ पर हीट डिस्चार्ज की जा रही है। तो यहाँ पर हीट सिस्टम में ऐड की जा रही है, ये ऐड की जा रही है, ये डिस्चार्ज की जा रही है। अगर हम आइडियल सिस्टम, क्योंकि हम आइडियल के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि आइडियल वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम है ये, तो अगर आइडियल सिस्टम के बारे में हम बात करें तो ये हो जाता है कि जो क्यूसी है, ये जो डिस्चार्ज्ड हीट है, वो जो एडेड हीट है या एब्जॉर्ब्ड हीट है, उनके सम के बराबर होगी। तो होगा क्या, ये क्यूसी बराबर हो जाएगा क्यूजी प्लस क्यूई। ये क्यूसी की जो वैल्यू है वो क्यूजी और क्यूई के सम के बराबर हो जाएगी। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको पता भी है उसके बारे में कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को इंडिकेट करता है और यहाँ पर वही चीज़ लगाई गई है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि ये जो हीट ऐड की गई है सिस्टम में या ऐड हुई है किसी कारण से, ये एब्जॉर्ब हुई है इवेपोरेटर में और ये जो है ये दी गई है जनरेटर में। तो ये सिस्टम में ऐड की गई है और ये सिस्टम से डिस्चार्ज की गई है। तो ये हम मान के चल रहे हैं आइडियल केस में कि जो एडेड हीट है उसका सम बराबर हो जाएगा डिस्चार्ज हीट द कंडेंसर। ये तो ये बात आई। अब हम देखते हैं आगे। कह रहा है कि अगर जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम को हम पूरी तरीके से रिवर्सिबल सिस्टम मान लें, है ना, अगर रिवर्सिबल सिस्टम होगा तब क्या होगा, कंसीडर्ड एज ए परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम। तो उस केस में कहता क्या है कि जो एंट्रोपी होती है, इनिशियल एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, कह रहा है कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम आफ्टर चेंज इन इट्स कंडीशन। मतलब जो कंडीशन होगी, मतलब क्या हो रहा है कि जो एंट्रोपी होगी वो कंजर्व होती है। तो यहाँ पर एंट्रोपी आप सभी लोगों को पता है कि एंट्रोपी बराबर क्या होता है, डी एस बराबर डी क्यू बाई डी टी, या डी एस बराबर आप लोगों को पता है, ये आप लोग एक जनरल इक्वेशन भी लिखते हो, क्यू इज़ इक्वल टू टी डी एस या डी क्यू इज़ इक्वल टू टी डी एस। तो यहाँ पर जो आ रहा है वो उसी तरीके से है ये। तो जो एंट्रोपी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, क्यू बाई टी। तो अगर एंट्रोपी जो यहाँ पर चेंज इन, यहाँ की एंट्रोपी और यहाँ की एंट्रोपी का जो सम हो जाएगा, कहने का मतलब क्या होगा कि जो जनरेटर की एंट्रोपी है उसका और जो इवेपोरेटर है उसकी एंट्रोपी, इन दोनों की एंट्रोपी का सम जो होगा वो कंडेंसर से जो डिस्चार्ज एंट्रोपी है उसके सम के बराबर होगा। क्योंकि जितना भी हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज यहाँ पर आ रहा है पूरा। तो ये टोटल चेंज जो होगा वो पूरे इस चेंज को रिफ्लेक्ट करता है। ये चीज़, इसकी एंट्रोपी का एक दूसरी जनरल मीनिंग हम बता रहे हैं यहाँ पर कि मतलब रैंडमनेस, डिस्टर्ब होना।
तो यहाँ पर जो बात आई वो क्या आई, वो कि डी क्यू, ये क्यू जी बाई टी जी, और ये क्यू ई बाई टी ई, और यहाँ पर हम क्यू सी की जगह लिख सकते हैं जैसे पहले लिखे थे ये कि क्यू जी प्लस क्यू ई, ये चीज़ पूरी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से हमने लिखा इसलिए लिख दिया यहाँ पर अपान टी सी। इसको स्प्लिट कर लीजिए आप, क्यू जी अपान टी सी प्लस क्यू ई अपान टी सी, तो ये चीज़ ही आ गई यहाँ पर। अब इसको हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, है ना। ट्रांसपोज करेंगे, थोड़ा सा हम आपको दिखा दें। ये देखिए ट्रांसपोज किया हमने इसको, कहने का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर इस इक्वेशन को फिर से लिख लेते हैं उसी को, क्यू जी बाई टी जी और क्यू ई बाई टी ई इज इक्वल टू क्यू जी बाई टी सी और ये क्यू ई बाई टी सी। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये क्यू, देखिए ये यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्यू ई है, तो क्यू ई वाला हम क्यू ई की तरफ ले जाएंगे और क्यू जी वाला जो है क्यू जी की तरफ ले जाएंगे। इसको हम इधर लेकर के आ रहे हैं और क्यू ई वाला इधर लेकर के जा रहे हैं। तो ये जब लेकर के गए तो यहाँ पर ये लाइन से इससे कोई मतलब नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि जो वीडियो में एक बार में जो कैमरा लेता है वो आधे पेज को लेता है, तो जब कभी हमको बताना होता तो आधे पेज को हम एक बार टोटल फोकस कर लेते, तो उससे हम आसानी से समझा लेते हैं। इसलिए वो आधा पेज जो है उसमें डिमार्केशन लाइन बनाई गई है कि हम अलग अलग 2 बार में इसको समझा पाएँ। तो चूँकि ये कंटिन्यूएशन में है इसलिए हम इसको जो है, इसको आप मान के ना चलिएगा, कोई अलग चीज़ नहीं है ये। तो हमने जब इसको अलग अलग जब ट्रांसफॉर्म इधर अलग अलग कर लिया तो ये हो जाएगा क्यू जी अपान टी जी माइनस क्यू जी अपान टी सी इज इक्वल टू क्यू ई अपान टी सी माइनस क्यू ई अपान टी, है ना। ये जो है यहाँ पर क्यू ई अपान टी है, ठीक है। अब यहाँ से क्यू जी को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ से क्यू जी को कॉमन ले लिया। अब ये यहाँ पर जो एलसीएम आया वो क्या आ गया, टी सी और टी जी एलसीएम आ गया। तो ऊपर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा न्यूमरेटर में, टी सी माइनस टी जी। टी सी माइनस टी जी कहाँ हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि क्यू ई को कॉमन ले लिया गया है। तो जब क्यू ई को कॉमन ले लिया गया तो यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा टी सी और टी, और इधर हो जाएगा टी ई माइनस टी सी। तो यहाँ से हमने इसको जो है, अब यहाँ पर क्यू जी लिखा तो ये चीज़ जाहिर सी बात है कि इधर चली जाएगी, और ये ऊपर हम ले गए और इसको टी सी माइनस टी जी को जो है हमने टी जी माइनस टी सी लिख लिया, और इसको भी हमने उलट दिया, टी ई माइनस टी सी माइनस टी ई कर लिया, और टी सी कट जाएगा ऊपर नीचे से। ये एक स्टेप पहले समझ लीजिए आप कि जो टी सी होगा वो वहाँ कट जाएगा। अगर यहीं से देखो तो टी सी कट जाता है ना। तो अब ये जो है इस तरीके से जब जाएगा तो टी जी ऊपर हो गया, और इसको हमने चूँकि माइनस ऊपर भी कॉमन ले लिया, माइनस नीचे भी कॉमन ले लिया, तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा टी सी माइनस टी ई, तो माइनस बाहर आ गया। इस वाले से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा टी जी माइनस टी सी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये क्यू जी बराबर आया क्यू ई टी सी माइनस टी ई अपान टी ई, टी जी अपान टी जी माइनस टी सी। अब कह रहा है कि मैक्सिमम सी ओ पी इस सिस्टम की क्या हो जाएगी। मैक्सिमम सी ओ पी निकालने का मतलब हो गया कि जो हीट एडेड है और जो हीट इवेपरेटर में जो इसने एब्जॉर्ब की है, मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपान जो हीट एडेड है, ये इनपुट जो दिया गया है इसमें, है ना। तो ये हीट एडेड क्यू जी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ से हमने इसी चीज़ को ले लिया, या फिर ऐसे चाहो तो आप ऐसे ले लो, यहाँ पर क्यू ई अपान क्यू जी कर लो तो ये चीज़ नीचे आ जाएगी, या फिर आप ऐसा कर लो कि क्यू ई यहाँ पर लिख लो और ये क्यू जी वाला पूरा टर्म लिख लो, चीज़ वही है। आप चाहे ऐसे यहाँ पर कट जाएगा, ये देख रहे हैं आप क्यू ई से ये क्यू ई कट गया, और नहीं तो आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, क्यू ई अपान क्यू जी कर लेते तो ये चीज़ उधर चली जाती। तो वो चीज़ जो है जो हम बाद में बताना चाहते हैं नेक्स्ट स्टेप में, अभी देख रहे हैं आप नेक्स्ट स्टेप तो ये चीज़ आ जाती है यहाँ पर। वैसे भी अगर आप कर लेते तो आ जाती। तो कहने का मतलब हो गया कि हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं क्यू ई अपान क्यू जी, और ये टी ऊपर चला जाएगा टी जी माइनस टी सी। यदि ये आप डायरेक्ट देख रहे हैं, यदि ये चीज़ डायरेक्ट यहाँ पर ये स्टेप आ जाता, ये स्टेप चाहते तो ना भी लिखते, कोई समस्या नहीं। लेकिन ये कि आप लिख करके भी करोगे तब भी आसान रहेगा, इसमें गलत होने के चांसेस कम है। तो अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये, तो ये जो इक्वेशन आई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ना। ये चीज़ अब यहाँ पर देखिए क्या क्या निष्कर्ष निकल रहा है। ज़रा ये ज़रा देखो कि जो यहाँ पर रिज़ल्ट आ रहा है वो क्या क्या रिज़ल्ट आ रहा है। रिज़ल्ट जो है इसमें वो इस तरीके से आ रहा है कि आप देख रहे हैं टी अपान टी सी माइनस टी, ठीक है। ये टी सी माइनस टी जो है, ये टी अपान टी सी माइनस टी, ये टेम्परेचर इवेपोरेटर का, टेम्परेचर कंडेंसर का, है ना। तो ये चीज़ कह रहा है,
ये रेफ्रिजरेटर के बारे में बात कर रहा है। ये COP है, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की। तो कार्नोट रेफ्रिजरेटर की जो COP होती है वो इसी से, ये चीज़ आप समझ सकते हैं इसको, कि ये रेफ्रिजरेशन इफ़ेक्ट के बारे में बता रहा है। और ये जो है मतलब ये TC-T एक तरीके से जो वर्क डन होता है या इनपुट होता है उसके बारे में बात कर रहा है। और ये जो बता रहा है TG ये जो है ये COP ऑफ कार्नोट इंजन के बारे में बात कर रहा है। आप देखिए यहाँ पर जनरेटर है, ये TC है, ये इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस, और ये जनरेटर में जो दी जाने वाली एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये उसके लिए जो है यहाँ पर ये कार्नोट के केस में है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर से हमने इसको जो दिया है। तो यहाँ कहने का मतलब हो गया कि जो अगर हम एक आइडियल बात करें यहाँ पर, तो ये चीज़ आ जाती है COP ऑफ आइडियल वेपर रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये बराबर हो जाता है COP कार्नोट की COP और इफ़िशियंसी कार्नोट इंजन की, कार्नोट रेफ्रिजरेटर की COP और कार्नोट इंजन की इफ़िशियंसी, इन दोनों के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये इंजन की COP ऑफ कार्नोट इंजन नहीं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन, है ना। ये इफ़िशियंसी भी हो सकती है, ये इसको ईटा भी बोल सकते हैं, इफ़िशियंसी ऑफ कार्नोट इंजन। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझ में बात आ गई होगी कि जो मैक्सिमम COP निकालते हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आइडियल कॉन्सेप्ट है ये, और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, तब ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो के इस पार्ट में हम छोटा सा न्यूमेरिकल एक डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम पर बेस्ड है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल हम पढ़ के सुना दें आपको, ये क्या है। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है ये कि इन एन एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर, एब्जॉर्प्शन टाइप रेफ्रिजरेटर का मतलब तुरंत वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के बारे में हमको ध्यान में लाना है। तुरंत पढ़ने के बाद वो चीज़ तुरंत आ जानी चाहिए माइंड में। हीट इज़ सप्लाइड टू NH3 जनरेटर, अमोनिया जनरेटर टॉप पर होगा, याद करो। पूरी फिगर भी आपके दिमाग में तुरंत बन जानी चाहिए। ये तुरंत आपके दिमाग में सारी फिगर जो है हमने जो बनाई है पहले, इसके पहले, वो आपके दिमाग में बिल्कुल सामने होनी चाहिए, एकदम माइंड के बिल्कुल एकदम सामने आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट होता रहे कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। बाय कंडेंसिंग स्टीम एट 2 bar and 88% dry, the temperature of the refrigerator is to be maintained at -4 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो दिया है ये टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेटर का मतलब हो गया, ये इवेपरेटर का टेम्परेचर दे दिया है उसने, है ना। और कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम COP पॉसिबल, कितनी COP इसमें पॉसिबल हो सकती है वो हमको निकालना है। तो ये तो एक पार्ट हुआ इस क्वेश्चन का, है ना। ड्राइनेस भी दे रखी है, देखिए x की वैल्यू दे रखी है और प्रेशर दे रखा है। तो इसका यूज़ हम स्टीम टेबल से जो है इस जनरेटर का टेम्परेचर निकालने में कर लें, जो कि कंडेंस इस पर हो रही है स्टीम, तो ये जो है कंडेंस हो जाएगी। तो इस केस में सेचुरेशन टेम्परेचर स्टीम का निकल आएगा हमको, क्योंकि कंडेंसिंग स्टीम बोल रहा है। तो जब कंडेंस हो रही है जनरेटर में, तो यहाँ से हमको ये चीज़ तुरंत पता चल गई कि स्टीम टेबल उठानी पड़ेगी। बिना स्टीम टेबल उठाए हमको TG नहीं पता चलेगा जनरेटर का टेम्परेचर, है ना। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है, तो एक पार्ट हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए, इस न्यूमेरिकल का ये एक पार्ट पूरा आप ये देख रहे हैं, ठीक। अब हम अगला पार्ट देखते हैं। इसमें कहता क्या है, इफ़ द रेफ्रिजरेशन लोड इज़ 18 टन्स। अब देखो, इस तरीके के क्वेश्चन हम आपको जो सेकेंड यूनिट है उसमें कई बार बता चुके हैं। ऐसे क्वेश्चन कई कि जहाँ पर लोड दिया हुआ हो, बाकी चीज़ें। अब देखो, ये सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अगर पिछले क्वेश्चंस आपने अच्छे से लगाए हैं तो ये लगाने में आपको कहीं पर 1% दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब पीछे अगर हमने जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में इसकी इतनी प्रैक्टिस करवा दी है कि अब आपको जो है इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहता क्या है कि फाइंड द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर्स। तो कितनी स्टीम, अगर कह रहा है कि 18 टन एंड एक्चुअल COP इज 72% ऑफ द मैक्सिमम COP। मैक्सिमम COP की जो है 72% है अगर एक्चुअल COP। तो कह रहा फाइंड द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर। तो स्टीम पर आवर कितनी जो है स्टीम जो है कितना मास लगेगा स्टीम का हमको ये लोड एक्वायर करने में। कह रहा है कि ये चीज़ है टेक द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। तो ये चीज़ तो सेकंड पार्ट है। सबसे पहले हम ऐसा करें कि मैक्सिमम COP निकाल लें, तो क्या हम फिर एक्चुअल मिल जाएगी, क्योंकि 72% लिखा हुआ है ना ये, तो हमको एक्चुअल उससे मिल जाएगी। तो जरा पहले मैक्सिमम निकालते फिर देखते क्या होता है ना। तो पहले मैक्सिमम COP निकालने के लिए करेंगे क्या क्या, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। कह रहा है कि जो प्रेशर है वो दिया हुआ है 2 बार, है ना। ये 2 बार का प्रेशर दिया हुआ है।
और स्टीम की जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है या क्वालिटी जो दी हुई है वो 88% दी हुई, इसका मतलब 0.88 हम इसको लिख सकते हैं, है ना। ये चीज़ यहाँ पर ऐसे 0.88 भी लिखी जा सकती है। 88% का मतलब 88/100 करेंगे 0.88 आ जाएगा। तो ये चीज़ आ गई, ड्राइनेस फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। तो अब ये तो इससे जो है हमको TG मिल जाएगा, क्योंकि उस पर कंडेंस हो रही स्टीम, तो हमको TG मिलेगा इस साथ। TE की जो वैल्यू है वो दी हुई है, आप देख रहे हैं यहाँ पर -4 डिग्री सेल्सियस जो दी हुई है, ये डिग्री सेल्सियस में दी हुई, हमको केल्विन में चाहिए, है ना। तो 273 जोड़ देंगे, सिंपल सी चीज़ है ये, यहाँ पर आ जाएगा। और Q की वैल्यू आप देख रहे हैं इस सेकंड पार्ट में जो दिया हुआ है वो 18 टन दिया हुआ है। और TC की जो वैल्यू है ये TC की वैल्यू, ये एटमॉस्फेयर में जो जा रहा है टेम्परेचर, ये TC की वैल्यू है दी हुई है 298 केल्विन। तो करीब करीब देख रहे हैं कि बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है ये। तो लगभग सभी चीज़ें सब दी हुई हैं, बस केवल आपको एक बार हम करके बता दें तो ज़्यादा अच्छा आपको समझ में आ जाएगा। और अगर ऐसा क्वेश्चन कभी आता है एग्ज़ाम में तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। अब है क्या, कह रहा है कि मैक्सिमम COP। सबसे पहले देखो स्टीम टेबल पे अगर हम आते हैं तो 2 बार प्रेशर पर सैचुरेशन टेम्परेचर जो स्टीम का होगा, 2 बार प्रेशर पर सैचुरेशन टेम्परेचर जो स्टीम का होगा वो ये चीज़ आती है। स्टीम टेबल में आप देखोगे तो ये तो स्टीम टेबल में आया जो वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ था, तो डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन में बनाना चाहते हैं, तो केल्विन बनाने के लिए हमने 273 जोड़ दिया और यहाँ पर हमको 393.2 केल्विन आ गया। क्योंकि हम ये जो स्टीम टेबल में कभी, तो स्टीम टेबल में जनरली जो भी डेटा दिया रहता है वो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया रहता है, उसमें अब देखेंगे तो 2 बार प्रेशर पर अगर आप देखोगे, क्योंकि उस पर जो है स्टीम कंडेंस हो रही, तो हमको यहाँ पर सैचुरेशन टेम्परेचर मिल जाएगा इसका, वही सैचुरेशन टेम्परेचर होगा। जनरल सी बात है, आपने थर्मोडायनेमिक्स में पिछली क्लासेस में पढ़ा भी है इसको। अब फार्मूला, आप सिंपल सा फार्मूला जो आप पिछले अभी हमने आपको बताया है, इसके पिछले पार्ट में सेम लेक्चर के पिछले पार्ट में TE/TC - T और TG - TC/TG। तो TE की जो वैल्यू है वो कहाँ है, वो ये रखी हुई है वैल्यू, ये रख दिया TE की वैल्यू 269। TC की वैल्यू क्या है, वो 298 केल्विन दी हुई, तो 298 हमने यहाँ रख दिया। और TE की वैल्यू फिर से हमने उठाकर यहाँ रख दी। TG की वैल्यू हमने, ये देखिए TG की वैल्यू जो निकाली थी वो 393.2, स्टीम टेबल वाली वैल्यू जो थी वो ये रखा, TC ये दिया हुआ है ये रखा, और इसको सॉल्व कर लिया। सिंपली सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि जो ये वैल्यू आई वो आई 393.2 केल्विन। ये जो वैल्यू आई वो 393.2 केल्विन के आसपास, सॉरी ये 2.246 आई। अभी तरफ आपको दिखा देते हैं, ये है ना। तो ये COP था और इसमें सारी वैल्यूज़ रखी गई हैं, और ये आप देख रहे हैं कि 269 और ये रखा गया, इसको फिर कैलकुलेटर से सॉल्व किया गया, तो जो वैल्यू आई वो 2.246, ये मैक्सिमम COP आ गई। तो अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ था, आपने पढ़ा था उसमें, तो ये सेकंड पार्ट में देखो कि मैक्सिमम COP हमारे पास आ गई। हम सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं अब यहाँ से। तो सेकंड पार्ट की तरफ जब मूव करेंगे तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो रेफ्रिजरेशन लोड दिया हुआ है वो 18 टन का दिया हुआ है, और एक्चुअल COP जो है वो 72% है मैक्सिमम COP की। तो जो एक्चुअल लोड है वो अब हमको मिल जाएगा यहाँ से, क्योंकि 72% ये मैक्सिमम COP दी हुई है, इसका 72% ही एक्चुअल लोड आ रहा है। तो हम 0.72 से मल्टीप्लाई कर देंगे मैक्सिमम COP को, तो 0.72 से मल्टीप्लाई किया मैक्सिमम COP को, तो हमारे पास जो आएगा वो 0.72 इंटू 2.246 सॉल्व करेंगे तो 1.617 ये वैल्यू हमारे पास आ रही। तो ये एक्चुअल COP आ गई। अब एक्चुअल COP आ गई तो बाकी चीज़ें हम आसानी से निकाल सकते हैं एक्चुअल COP से। तो आपने देखा यहाँ पर कि ये जो है एक्चुअल COP हमारे पास आ गई 1.617। तो अब यहाँ से एक्चुअल हीट सप्लाइड भी निकाल सकते हैं। तो एक्चुअल हीट सप्लाइड आपको पता है कि इसका फॉर्मूला रेफ्रिजरेशन लोड अपॉन COP आपने पढ़ा है, इसके पहले भी हमने बताया है इसके बारे में काफ़ी कुछ। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं इसको। तो एक्चुअल हीट कितनी सप्लाई की गई है ना, क्योंकि वही हमारे पास क्या है, वही इनपुट है। जैसे हमारे पास क्या था पहले, जब हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लेकर के चलते तो COP बराबर क्या था, RN/W हुआ करता था ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि COP बराबर हो जाएगा RN/Q सप्लाइड, है ना। तो COP यहाँ पर जो COP लेके चलेंगे
वो क्या हो जाएगी, वो एक्चुअल COP हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना ये? तो कहने का मतलब हो गया कि जो बात जो कॉन्सेप्ट है वो तो सेम है, लेकिन जो यहाँ पर एक्चुअल हीट सप्लाइड है वो थोड़ा सा जो है ये टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई है। कॉन्सेप्ट वही है कि हम यहाँ पर इनपुट ही लेकर के चलेंगे कि क्या हम इनपुट दे रहे हैं और रेफ्रिजरेशन लोड क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस चीज़। तो जो यहाँ पर आया, हम हीट सप्लाइड के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ 14,000 इंटू क्यू, 14,000 इंटू क्यू, आपको पता है अगर हम यहाँ पर किलो जूल पर आवर में लेकर के चल लेंगे, निकालना होगा तो 14,000 लेंगे तो क्या, और अगर मान लीजिए 210 से मल्टीप्लाई कर देते तो वहाँ पर जो है थोड़ा सा वैल्यू डिफर आ जाती, वो किलो जूल पर मिनट में आ जाती, और 3.5 से करते तो किलो जूल पर सेकेंड। आपको हमने इस तरीके से चेंज करना बताया है टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन का, स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ाया है, याद करिए, तो उस जगह पर हमने इसके बारे में डिस्कशन काफ़ी डिटेल में किया है। तो यहाँ पर हम किलो जूल पर आवर में लेकर के चल रहे हैं, तो जो किलो जूल पर आवर में हमको लेना है, निकालना है अगर ये हीट सप्लाइड, तो हम क्या करेंगे, ये 14,000 इंटू रेफ्रिजरेशन लोड 18 और अपान एक्चुअल COP जो हमारे पास आ रही है, ये एक्चुअल COP जो निकाला है हमने, ये वाली जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 155,844 किलो जूल पर आवर। ये वैल्यू हमारे पास आ गई है ना, ये चीज़, ये वैल्यू हमारे पास आई है। कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट ओनली लैटेंट हीट इज ऑफ द स्टीम इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस। तो यहाँ पर ये एज्यूम करके चलना है कि जो, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हम यहाँ पर कुछ दिया नहीं उसके बारे में, और टेम्परेचर चेंज का कोई कंसेप्ट यहाँ पर है नहीं, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लैटेंट हीट है स्टीम की, उसी से ही हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पर हीट दे रहे हैं। तो अब क्या कर रहा है कि क्योंकि जो हीट सप्लाई की जा रही है वो जो है उसके बारे में कोई टेम्परेचर चेंज वगैरह है उसमें कुछ बताया नहीं है, तो यहाँ पर ये मानना ही पड़ेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये जब उसके टेम्परेचर चेंज के बारे में कोई बात ना करे तो उस केस में तो यही मानना ही पड़ेगा। तो ये मान लीजिए आप इसको। फिर कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम फ्रॉम स्टीम टेबल से लेटेंट हीट देखेंगे 2 बार प्रेशर पर, क्योंकि 2 बार प्रेशर आप देख रहे थे किसका था, ये कंडेंसिंग स्टीम के बारे में। तो कंडेंसिंग स्टीम, टेम्परेचर तो चेंज हो नहीं रहा, केवल कंडेंस हो रही है, हम ये मान के चलेंगे। कांस्टेंट टेम्परेचर हम लेकर के चल रहे हैं ना वहाँ जनरेटर का, तो ये चीज़ जो यहाँ पर आ रही है, तो ये चीज़ हो जाएगी HFG इज इक्वल टू 2201.6 किलो जूल पर kg। तो ये हमारे पास ये HFG की वैल्यू आ जाएगी, मतलब Hg माइनस HF, है ना। तो ये आपको पता है इसके बारे में। अब हमारे पास HFG, ये हमारे पास आ गई HFG की वैल्यू। तो अब यहाँ से हम मास ऑफ द हीट, मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर निकाल सकते हैं। तो ये किलो जूल पर kg है, ये किलो जूल पर kg। देखिए इसकी यूनिट आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, किलो जूल पर kg। यहाँ पर चूँकि क्वालिटी दी हुई है, तो क्वालिटी दी हुई है तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे HFG और एक्चुअल हीट सप्लाइड हम यहाँ निकाल चुके हैं, जो ये यहाँ पर रखेंगे वैल्यू। तो वैल्यू यहाँ पर रखिए 155,844 अपान x की जो वैल्यू आ जाएगी 0.88, और HFG की वैल्यू यहाँ से हमने ये रख दी। जब रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारे पास जो आ जाएगा फिगर आएगी वो 80.44 किलो जूल, सॉरी किलोग्राम पर आवर। ये इतनी स्टीम पर आवर हम अगर सप्लाई करें तो ये चीज़ हमको जो है इतना रेफ्रिजरेशन लोड आसानी से तो ये हम मेंटेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये किस तरीके से क्वेश्चन था और हमने कैसे सॉल्व किया था इसको। एक बार फिर से इसको हम रिकैप कर लेते हैं। कहता क्या है कि एक एब्जॉर्प्शन सिस्टम में हीट सप्लाई की गई टू द अमोनिया जनरेटर। अमोनिया जनरेटर में बाय कंडेंसिंग स्टीम को कंडेंस कर रहा है वो, 2 बार प्रेशर है उसका और वो 88% ड्राई है, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज़ टू बी मेंटेन्ड। जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर है, मतलब इवेपोरेटर का जो टेम्परेचर है वो -4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है और फाइंड द मैक्सिमम COP पॉसिबल है। तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर आएगा, अभी हम करते हैं इसको, भी दिखाते हैं आपको इसको करके। फिर कहता क्या है, इफ द रेफ्रिजरेशन लोड इज़ 18 टन्स एंड एक्चुअल COP इज़ 72% ऑफ द मैक्सिमम COP, फाइंड द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड पर आवर, टेक टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर एज 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये कंडेंसर का जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर ये आ गया। तो सब सारी बातें हमने लिखी, यहाँ पर P की वैल्यू लिख ली, X की वैल्यू लिख ली, क्वालिटी स्टीम की, और इवेपोरेटर का टेम्परेचर, Q की वैल्यू आ गई, और QC कंडेंसर का टेम्परेचर आ गया।
तो जनरेटर का टेम्परेचर भी यहीं से आ जाएगा। जनरेटर का टेम्परेचर स्टीम टेबल से देख लिया और जनरेटर का टेम्परेचर भी हमारे पास आ गया। हमको मैक्सिमम COP निकालने के लिए T, TC और TG तीनों की ज़रूरत होती है। सीधे हम फार्मूले पर आते हैं। तो फार्मूला जो होगा वो आप देख रहे हैं यहाँ पर, फार्मूले पर हम सीधे वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो वैल्यू रखी हमने फार्मूले पर, ये ये COP मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, T/TC - T और TG - TC/TG, ये यहाँ पर हो जाएगा। तो ये यहाँ से हो जाएगा 269/298 - 269 और यहाँ पर ये हो जाएगा 393.2 - 298/393.2। ये हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो ये जो वैल्यू आई ये हमारे पास मैक्सिमम COP की वैल्यू आ गई। मैक्सिमम COP के बाद अब हम निकालना चाहेंगे एक्चुअल COP। तो एक्चुअल COP की जो वैल्यू होगी वो 72% है मैक्सिमम का, ये दिया हुआ है। तो मैक्सिमम का 72% है, तो यहाँ पर 0.72 कर दिया गया और उससे मैंने कर लिया, तो यहाँ पर हमको एक्चुअल COP उसकी मिल गई। तो एक्चुअल COP मिल जाएगी। तो एक्चुअल हीट कितनी सप्लाई की गई, रेफ्रिजरेशन लोड अपॉन एक्चुअल COP, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। बेसिक फार्मूला है, कॉन्सेप्चुअल फार्मूला है और हमने इसको यूज़ किया और यहाँ से हमने जब सारी वैल्यूज़ रखी 14,000 × 18 मतलब लोड है ये, तो ये हमारे पास आ गया। ये चूँकि टन था तो हमने उसको किलो जूल पर आवर में बना लिया हमने, है ना, 14,000 से मल्टीप्लाई करके, और ये हमने एक्चुअल COP की वैल्यू यहाँ से रख दी। एक्चुअल COP की वैल्यू रखी और सॉल्व कर लिया हमने, तो ये आ जाएगा 155,844 किलो जूल पर आवर, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट ओनली लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पसेस। हीटिंग पर्पज़ के लिए अगर स्टीम की केवल लेटेंट हीट यूज़ की जाती है, तो कह रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ द स्टीम फ्रॉम स्टीम टेबल से अगर हम देखेंगे तो वो क्या वैल्यू आ जाएगी। वो जो वैल्यू आ रही है वो आप देख रहे हैं कि वो HFG जो हमने स्टीम टेबल से 2 बार प्रेशर पर लेटेंट हीट देखा स्टीम की, तो वो जो वैल्यू आती है वो आती है HFG बराबर 220601.6 किलो जूल पर kg। ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये लेटेंट हीट की वैल्यू आ जाएगी, G - HF की वैल्यू। फिर कह रहा है मास ऑफ स्टीम रिक्वायर्ड, मास ऑफ स्टीम, तो टोटल हीट तो हमारे पास ये हो गई, और जो यहाँ पर लेटेंट हीट स्टीम की है वो उसको क्वालिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये चीज़, ये हमारे पास कितनी स्टीम पर आवर जा रही है वो यहाँ पर मिल जाएगी 80.44 kg पर आवर के टर्म में। तो कुल मिलाकर के आपने देखा कि जो ये न्यूमेरिकल था वो डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड था। पहले तो हमने मैक्सिमम COP जो निकाली वो डायरेक्ट फार्मूले को यूज़ किया और उससे हमने निकाला, और उसके बाद फिर हमने जो बेसिक रेफ्रिजरेशन कॉन्सेप्ट है जिसकी डिटेलिंग हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं सेकेंड यूनिट में, क्योंकि वो फंडामेंटल वही है, उसी पर ही सारे लोड कैलकुलेशन होने हैं, उसी पर हम आगे भी जो भी कैलकुलेशन करेंगे लोड का, और जो मास सप्लाइड होगा या रेफ्रिजरेंट का जो सप्लाई होगा, सप्लाई रेट होगा, उसके बारे में, इन सब सारी चीज़ों के बारे में हम आगे उसी के ऊपर हम उसी को लेते हुए डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि हमने इसमें जो है बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो जो COP है वो कैसे निकाली जाती है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम की, और इसको निकालने की प्रैक्टिस आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक देखिए इसमें क्या है कि जब तक आपको जो वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम वाला जो स्कीमेटिक डायग्राम है, ये फिगर जो है उसकी, जब तक ठीक याद नहीं होगी ना, उस पर दिमाग पे सामने नहीं होगी, क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पढ़िए न्यूमेरिकल, तो वो फिगर बिल्कुल सामने आपके आ जानी चाहिए और एकदम से वो सारी चीज़ें आपके सामने होती हुई प्रतीत हों, लगे कि आपको सामने वो हो रही हैं।